हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की आज की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने उपयोगिता के आधार पर गायों की नस्लों का वर्गीकरण देखा था कि उपयोगिता के आधार पर जो गायों की नस्लें हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया था। 3 भागों में डिवाइड किया गया था। दूध के अधिक देने के आधार पर दुधारू नस्लें, जिनको ड्यूअल पर्पज के रूप में यानी कि 2 कार्यों के लिए काम में लिए जाने वाली द्विप्रयोजनीय नस्लें, और जिनको बाहर वाहक के रूप में यानी कि कृषि कार्यों के क्षेत्र के रूप में काम में लिया जाता है, उन्हें बाहर वाहक नस्लों के रूप में डिवाइड किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस वापस से करने वाले हैं जो मिल्क ब्रीड होती है, यानी कि उपयोगिता के आधार पर जो पहली ब्रीड कौन सी थी भी, मिल्क ब्रीड। सबसे पहले हम देखते हैं मिल्क ब्रीड। या हम इनको कहें दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें, देखिए दुधारू नस्लों में कौन सी नस्लों को शामिल किया गया है? वे नस्लें जो अधिक मात्रा में क्या देती हैं? दूध देती हैं। उनको किस नस्लों में शामिल किया गया है? दुधारू नस्लों में शामिल किया गया। दुधारू नस्लों को याद करने के लिए हमने एक सिंपल से ट्रिक बनाई थी। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक GSRD, जिसमें हमने कहा था, जिसे हमने लिया था गिर, एस से साहिवाल, आर से हमने यहाँ पर 2 नस्लें ली थी, रेड सिंधी और नेक्स्ट थी राठी। इसके अलावा डी से हम बात कर रहे थे देवनी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी नस्लें हैं? सारी दुधारू नस्लें हैं। इनकी उत्पत्ति क्षेत्र की हमने बात की थी कि गिर नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है, जहां से इसकी उत्पत्ति क्षेत्र मानी जाती है? गिर के जंगल, कठियावाड़, गुजरात में। ठीक है, इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। फिर बात करें तो इसकी कुछ जो विशेषताएं होती हैं, कुछ के कुछ जो उपनाम होते हैं, किन किन उपनामों से जाना जाता है इसे? जैसे हम कहीं राजस्थान में इसे अजमेरा और रंडे के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की हम बात करें कि देसी गायों की नस्लों में जो दुग्ध काल जो सबसे लंबा होता है वो किस नस्ल का होता है? गिर नस्ल का होता है। ठीक है, ये तो बात हमने किसकी की थी? गिर नस्ल के बारे में की थी। इसके अलावा हमने देखा था साहिवाल। साहिवाल नस्ल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने कहा ऐसे ही लोला ब्रीड, मोंटगोमेरी, मुल्तानी। उत्पत्ति क्षेत्र क्या है इसका? मोंटगोमेरी, पाकिस्तान। ठीक है, और देसी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? साहिवाल। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था राठी नस्ल के बारे में। राठी नस्ल त्रिसंकर क्रॉस से मिलकर बनी है। रेड सिंधी, थारपारकर और साहिवाल, इन नस्लों के सहयोग से किस नस्ल का निर्माण हुआ है? राठी नस्ल का। ठीक है, और राठी नस्ल की जो उत्पत्ति क्षेत्र है, राजस्थान में हम बात कर रहे थे, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो अलवर का क्षेत्र है, वहाँ पर इसका उत्पत्ति या वितरण क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे थे रेड सिंधी, रेड कराची या सिंध प्रांत, पाकिस्तान, इसका उत्पत्ति क्षेत्र, और नेक्स्ट थी देवनी। यानी कि ये सभी जो नस्लें थी हमने इस पर डिस्कस किया था। कौन सी नस्लें हैं ये? दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लों तक हमने कंप्लीट कर लिया था, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और देखिए, ज़्यादातर जहाँ तक है नस्लों में जो क्वेश्चन बनते हैं, केवल 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब वो 3 क्वेश्चन कहाँ पे बनते हैं नस्लों में, हम उन पर डिस्कस करते हैं कि जो नस्लें हैं पशुपालन में, पशुपालन की जो नस्लें हैं उनमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ कहाँ से बनते हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसकी ओरिजिन से बनता है। कहाँ से बनता है अभी? ओरिजिन से। हम कहें उत्पत्ति, यानी कि नस्लों का जो उत्पत्ति क्षेत्र है, सभी नस्लों के हमें उत्पत्ति क्षेत्र याद करने पड़ेंगे कि किस नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो पहला क्वेश्चन है, नस्लों में कहाँ से बनता है? उनके ओरिजिन क्षेत्र से बनता है, उत्पत्ति क्षेत्र से बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है इनका? देखिए, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पहला ओरिजिन से बन गया, उत्पत्ति से बन गया। नेक्स्ट बनता है इनकी विशेषताओं से। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है? वो आता है इसका यूटिलिटी।
या हम कहें उपयोगिता, उपयोगिता से। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे ओरिजिन, उत्पत्ति। जैसे हम कोई नस्ल लेते हैं, जैसे गिर नस्ल ही लेते हैं। गिर नस्ल कैसी है? दुधारू। और गिर नस्ल का जो ओरिजिन क्षेत्र है वो क्या माना गया है भाई? काठियावाड़, गुजरात। क्या है? काठियावाड़, गुजरात। क्या है इसका उत्पत्ति क्षेत्र? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनता है? इसके उत्पत्ति क्षेत्र से बनता है। दूसरा बात करें उसकी विशेषताओं से। जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनकी जो विशेषताएं क्या स्पेसिफिक विशेषता में दिखाई देती है, कैसे हम उसकी पहचान करते हैं नस्ल की, उन विशेषताओं से दूसरा क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं गिर नस्ल की मुख्य विशेषता क्या है, खास विशेषता क्या है। हम इसके कानों की बात करते हैं कि गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्तीनुमा, लंबे, लटकते हुए दिखाई देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कौन सी नस्ल, ऐसी कौन सी नस्ल है, ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके कान पत्तीनुमा, लंबे, लटकते हुए। तो किसके भाई? आंसर में क्या आएगा हमारा? गिर नस्ल। कौन सा आता है? गिर नस्ल। ठीक है। क्या इसके अलावा हम भैंस की बात करें, भैंस की एक विशेषता की बात करते हैं, मुर्र नस्ल, जो विश्व की सबसे सुंदर नस्लों में है। किसकी? मुर्र नस्ल। मुर्र नस्ल की जैसे विशेषता की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जलेबी नुमा सिंग भैंस की किस नस्ल के दिखाई देते हैं? जलेबी नुमा यानी कि जो सिंगों की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? जलेबी नुमा, यानी कि इस प्रकार की आकृति किनकी होती है? सिंगों की। जलेबी नुमा सिंग भैंस की किस नस्ल के दिखाई देते हैं? तो ये क्या हो गया? इस भैंस की एक विशेषता हो गई कि जलेबी नुमा सिंग उसके दिखाई देते हैं। तो विशेषताओं में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा पूछा जाता है उपयोगिता में। नस्ल दे दी हमें 4 और पूछ लिया गया कि निम्न में से दुधारू नस्ल है, या हमने कहा निम्न में से द्विप्रयोजनी नस्ल है, क्या निम्न में से भारवाहक नस्ल कौन सी है? और ऑप्शन में मिलेंगे हमें। जैसे मैं बात करता हूं कि निम्न में से, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि निम्न में से दुधारू नस्ल है, जिनमें हमें ऑप्शन में मिलता है, देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मिलता है हमें निम्न में से दुधारू या मिल्क ब्रीड नस्ल है। ऑप्शन देखिए क्या क्या। नंबर 1 पे ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में? नंबर 1 गिर। दूसरा ऑप्शन हमने बी पे क्या लिया? हरियाणा। नंबर 3 पर हमने क्या लिया भाई? यहाँ पे थारपारकर। और नंबर डी पर हमने क्या लिया? यहाँ पर नन ऑफ दीज। ठीक है। देखिए निम्न में से दुधारू नस्ल है, तो इनमें से क्या होगा? सही इनका जवाब क्या होगा भाई? हरियाणा नस्ल कैसी है? द्विप्रयोजनी में आती है, द्विकाजी नस्लों में आती है। थारपारकर द्विकाजी नस्लों में आती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? गिर नस्ल। ठीक है। तो इस प्रकार से उपयोगिता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर लेते यहाँ तक दुधारू नस्लों की जो विशेषताएं थी, सभी नस्लों को हमने डिटेल से पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं नेक्स्ट नस्लों में, और नेक्स्ट हम बात करेंगे द्विकाजी नस्लें या दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें। दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें।
देखिए दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें, जैसे मान लीजिए किसी किसान को अगर कोई नस्ल को चूज करना है जिसमें उसको दुग्ध उत्पादन के लिए भी चाहिए, दुग्ध के लिए भी चाहिए और बाहर कृषि कार्यों में काम के लिए भी उसको नस्ल चाहिए, तो कैसी नस्लों को चूज करेगा वो? दोहरे उपयोग में आने वाली। दोहरे उपयोग में यानी कि थोड़ा बहुत उसे दूध उत्पादन पे मिल जाए और कृषि उसके जो बैल हैं उस नस्ल के वो कृषि कार्यों में काम में भी लिए जा सके। या हम इनको कहें दोहरे नस्ल वाली नस्लें, इनको अदरवाइज द्विकाजी या हम इनको कहेंगे द्विप्रयोजनी नस्लें, द्विप्रयोजनी नस्लें। देखिए द्विकाजी मतलब दो कार्यों के लिए, काजी का मतलब कार्य, द्वि का मतलब दो, प्रयोजनी मतलब दो प्रयोग में, दो कार्यों के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नस्लें। अब कौन कौन सी नस्लें हैं जिनको दो कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उन नस्लों को भी हम एक सिंपल सी ट्रिक है उसके माध्यम से ही याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है देखते हैं। हरि कृष्णा के गांव में थारा शिरडी मंदिर का आयोजन। देख द्विप्रयोजनी नस्लों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? हरे कृष्णा के गांव में थारा शिरडी मंदिर का आयोजन। आप देखिए इससे जो द्विप्रयोजनी जो नस्लें हैं, जो दो कार्यों के लिए या दोहरे उपयोग में जो नस्लें काम में ले जाती हैं, उनको हम बात करते हैं। जैसे ऐसे हमने कौन सी नस्ल ली यहाँ पर? हरियाणा। कौन सी अभी? या हम इसको हरियाणवी भी कह सकते हैं अभी। हरियाणा। कृष्णा से हम बात करेंगे कृष्णा वैली, ठीक है। गांव से गांवलाव, मैं से मेवाती, थे से थार पारकर, रे से राठ, से शेरी, डे से हमने लिए यहाँ पे डांगी, मंदिर को ऑप्शनल छोड़ा है। का पे हम एक बिंदी लगा के इसको क्या कहेंगे भी? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। ऐसे ही अंगोल और न से ही निवारी। तो ये सारी नस्लें कैसी हैं? ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, दोहरी उपयोगिता वाली नस्लें हैं जिनको किसान दोहरी उपयोग के लिए काम में लेता है। यानी कि इनसे उसे थोड़ा बहुत दूध का उत्पादन भी मिलता है और दूसरा इनके जो बैल होते हैं कृषि कार्यों के लिए काम में भी लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें दोहरे उपयोग वाली नस्लें भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हो गए भी? हरे कृष्णा के गांव में थारा शिरडी मंदिर का आयोजन। हमने देखा हरियाणवी, कृष्णावली, गांवलाव, मेवाती, थारपारकर, राठ, सीरी, डांगी, कांकरेज, अंगोल और निमारी। ये सभी नस्लें कैसी हैं? द्विप्रयोजनी नस्लें हैं, ठीक है। अब चलिए हमें इन्हें डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं नस्लों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले थार पारकर नस्ल से। किस नस्ल से करते हैं अभी? थार पारकर। तो सबसे पहले द्विप्रयोजनी नस्लों में हम पढ़ने वाले हैं थार पारकर नस्ल। ठीक है, थार पारकर नाम से ही कुछ पता लग रहा है, थार को पार करने वाले, थार को पार करने वाले। इसका जो ओरिजिन होगा, इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से भी? ओरिजिन कहाँ से है इसका? सिंध प्रांत, पाकिस्तान।
सिंध प्रांत पाकिस्तान, इसका क्या माना जाता है भाई? उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। थार पारकर, चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा मैंने लिया है, क्या है? राजस्थान का एक मैप है। बीचों बीच क्या होता है इसका भाई? अरावली पर्वतमाला होती है। क्या होती है? अरावली पर्वतमाला होती है। देखिए यहाँ का जो क्षेत्र ये क्या कहलाता है भाई? थार का मरुस्थल। क्या होता है? थार का मरुस्थल। ये इसका कौन सा भाग हो गया भाई? पूर्वी भाग। अब थार के मरुस्थल में थार पारकर नस्ल पाई जाती है। थार को पार करने वाली, यानी कि थार का मरुस्थल है, इसको पार कर इधर क्या है भाई? पाकिस्तान है। इधर क्या है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में भी कौन सी जगह? सिंध प्रांत। इसलिए इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? सिंध प्रांत पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये था इसका ओरिजिन क्षेत्र। सिंध प्रांत पाकिस्तान से थार पारकर की उत्पत्ति होती है। आप देखते हैं कि थार पारकर का जो उपनाम है, उपनाम में से क्या कहा जाता है भाई? उपनाम। इसे सफेद सिंधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सफेद सिंधी। इसे सफेद सिंधी भी कहा जाता है। सफेद सिंधी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इस नस्ल का जो रंग होता है बिल्कुल कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद, बिल्कुल दूध के जैसा रंग होने के कारण इसे सफेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके नाम देखते हैं, इसे ग्रे सिंधी भी कहा जाता है। ग्रे सिंधी। ग्रे सिंधी किस लिए पड़ा भाई? क्या इसका कलर ग्रे भी होता है? देखिए, ग्रे सिंधी किस लिए कहा जाता है? जब थार पारकर जो नस्ल है गर्भवती अवस्था में होती है तो इसकी स्किन पर कुछ ब्लैक रंग के बाल, जो हेयर होते हैं, वो निकल जाते हैं। और जब दूर से देखने पर काले और सफ़ेद बाल मिक्स हो जाते हैं और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सामने को देखने वाले को इसका जो कलर है वो ग्रे रंग का दिखाई देता है। इसलिए इसे ग्रे सिंधी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसको उजला, किस नाम से? उजला। इसको उजला भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जब थार पारकर नस्ल धूप में होती है तो दूर से देखने पर वहाँ पर एक अलग ही चमक सी दिखाई देती है, अलग ही उजाला सा दिखाई देता है, इसलिए इसे उजला के नाम से भी जाना जाता है। या इसके अलावा हम और बात करें से थारी। क्या कहा जाता है इसे भी? थारी। और थारी किस लिए कहा जाता है भी? थार के मरुस्थल में होने के कारण, थार के मरुस्थल में पाए जाने के कारण इसे थारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्या है? इसके उपनाम है। उत्पत्ति क्षेत्र सिंध प्रांत पाकिस्तान, उपनाम में से सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी, उजला और थारी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको मिल्क प्रोडक्शन की। लेकिन एक बात और, इसको पश्चिमी राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहा जाता है। ये इसकी विशेषताओं में पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान के इसे कामधेनु भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके मिल्क प्रोडक्शन की। इसकी बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन की। मिल्क प्रोडक्शन, जो थार पारकर जो नस्ल होती है इसका मिल्क प्रोडक्शन यानी कि प्रति ब्यांत कितना दूध देती है, देखते हैं। इसके मिल्क प्रोडक्शन को दो भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए, एक तो थार के मरुस्थल में जो थार पारकर जो नस्ल होती है वहाँ के लोगों का, जब वहाँ के लोग इसे पालते हैं तो वहाँ के लोगों को कितना दूध देती है, क्योंकि हम मान के चलते हैं थार का जो मरुस्थल होता है ना तो वहाँ पर पानी की इतनी सुविधा होती है, ना ही वहाँ पर पानी की मात्रा होती है। और जब पानी नहीं होता है तो हरी घास भी अधिक मात्रा में नहीं होती है या ना के बराबर होती है वहाँ पे, जिसके कारण इसका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो हमने कहा शुष्क क्षेत्र में मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है,
तो दो भागों में हमने लेते हैं, एक तो शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन कितना होगा, और इस थारपारकर नस्ल को अपने क्षेत्र में, हम बात करें पूर्वी क्षेत्र में लेके आते हैं जहां पर पानी है, अधिक मात्रा में हरा चारा है जो थारपारकर नस्ल को दिया जाता है, तो वहां पर फिर इसका दूध कितना हो गया कि हम कहें सामान्य क्षेत्र में, या सामान्य क्षेत्र में जब इसे पाला जाता है तब इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होगा। देखिए शुष्क क्षेत्र में इसका जो मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन है वो कितना होता है, 1100 लीटर प्रति ब्यात, हम कहें 1000 से 1100 लीटर प्रति ब्यात इसका दुग्ध उत्पादन होता है। कहाँ के लोगों के लिए, शुष्क क्षेत्र के लिए या थार के मरुस्थल वाली गाय के लिए। यदि इसको सामान्य क्षेत्र की बात करें तो सामान्य क्षेत्र में यहां पर ये 2100 लीटर प्रति ब्यात क्या होता है, इसका दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, बात होगी इसके मिल्क प्रोडक्शन की। शुष्क क्षेत्र में कितना होता है, 1100 लीटर, और सामान्य क्षेत्र की हम बात करें, अगर सामान्य क्षेत्र में रखी जाती है तो इसका मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना होता है अभी, 2100 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या होता है, दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो प्रजनन क्षेत्र होता है, प्रजनन केंद्र होता है, सॉरी, कि थारपारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ है, प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। देखिए इससे पहले हमने देखा कि जो गिर नस्ल है, गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ था, डग झालावाड़ में है। ठीक है, अब देख रहे हैं थारपारकर का, थारपारकर नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है दो जगह पे है। कहाँ पे है, एक तो हम बात करेंगे चांदनगांव, चांदनगांव कहाँ पड़ता है भाई, ये जैसलमेर में, जैसलमेर में। ठीक है, दूसरा कहाँ है, सूरतगढ़ में, और सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो इसका प्रजनन केंद्र, थारपारकर का जो प्रजनन केंद्र है दो स्थानों पर है, चांदनगांव जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। तो ये तो बात हमने डिस्कस किया है थारपारकर की विशेषताओं में। एक और कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के से कामधेनु भी कहा जाता है। तो ये तो हमने बात की है थारपारकर नस्ल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा, या हम कहें हरियाणवी नस्ल, क्योंकि कुछ किताबों में हरियाणा दिया हुआ है तो कुछ किताबों में हरियाणवी दिया हुआ है, दोनों बात एक ही है। तो नेक्स्ट आती है हरियाणवी नस्ल। देखिए हरियाणवी नस्ल बात करते हैं, सबसे पहले इसका ओरिजिन क्षेत्र क्या है, इसका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है, ओरिजिन, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। हरियाणा तो नाम से पता लग रही है कि हरियाणा क्षेत्र से हुई है। हरियाणा में हम बात करें कहाँ से, रोहतक से, रोहतक हरियाणा, रोहतक हरियाणा, यानी कि ओरिजिन कहाँ से हो गया इसका, रोहतक हरियाणा से। या इसके अलावा हम बात करें गुड़गांव, पंजाब, करनाल और हरियाणा, करनाल और हिसार, ये इसका वितरण क्षेत्र होता है जहां पर ये नस्ल पाई जाती है। जबकि राजस्थान में हम बात करें कि राजस्थान में इसका जो वितरण क्षेत्र होगा वो कहां पर होता है, भी राजस्थान में इसके जो उत्पत्ति क्षेत्र होगा वो कौन सा माना गया है, हरियाणा से सटे हुए जो जिले हैं। अब हरियाणा से कौन कौन से जिले सटे हुए भी, हम कहेंगे शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र, और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू, यानी कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में हरियाणा नस्ल पाई जाती है। ठीक है,
तो ये तो बात होगी इसकी हरियाणवी नस्ल की। उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से? रोहतक हरियाणा से है। गुड़गांव पंजाब, करनाल और हिसार में पाई जाती है। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में, सीकर, चूरू, झुंझुनू में इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है। ठीक है। उपनाम की हम बात करें, उपनाम में से इसी के क्षेत्र के आधार पर हिसार या हांसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि जो हरियाणा नस्ल है इसकी क्या क्या विशेषताएं। देखिए विशेषताओं की बात करते हैं। कि जो हरियाणा नस्ल की जो विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल, या हम कहें द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल, ठीक है। यानी कि जितनी भी द्विप्रयोजनी नस्लें हैं उन द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? हरियाणा नस्ल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट विशेषता की हम बात करते हैं, इसके सिर के ऊपर एक हड्डी पाई जाती है। हम कहें सिर की हड्डी क्या होती है? उभरी हुई। ये इसकी मुख्य विशेषता है। इसे हम स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। सिर की जो हड्डी होती है वो उभरी हुई होती है, यानी कि जो दोनों सिंगों की इसकी हम बात करते हैं। जैसे देखते हैं अभी ये क्या है? अभी फोर वाला पार्ट है। इधर हमने बात की भी, ये वाले भाग में इसका जो मध्य वाला जो भाग होता है, यहाँ पर हम कहें ऐसे एक हड्डी पाई जाती। क्या पाई जाती है? एक हड्डी। ये वाला भाग हल्का सा उभरा हुआ होता है या उठा हुआ होता है, हल्का सा उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। इसलिए हमने कहा सिर की हड्डी उभरी हुई होती है, इसकी मुख्य विशेषता होती है। किस नस्ल की है? हरियाणवी नस्ल की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पूंछ। इसकी जो पूंछ होती है, नेक्स्ट विशेषता में हम बात करते हैं पूंछ की। इसकी जो पूंछ है हरियाणवी नस्ल की, घुटनों तक लटकी हुई होती है। पूंछ घुटनों तक लटकी हुई होती है, और पूंछ का जो अंतिम छोर है, अंतिम छोर पर काले रंग का बालों का गुच्छा पाया जाता है। तो तीसरी विशेषता हम क्या लिखेंगे भाई? पूंछ घुटने तक लटकी हुई होती। लटकी हुई होती और पूंछ के अंतिम छोर पर काले रंग के बालों का गुच्छा पाया जाता है। ये इसकी क्या होगी? विशेषताएं होगी। ये क्या होगी? इसकी विशेषताएं। किस नस्ल की है? हरियाणवी नस्ल की। अब बात करते हैं इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होगा भी। कैसी नस्ल है? द्विप्रयोजनी नस्ल है, दो कार्यों के लिए जानी जाती है, द्विप्रयोजनी नस्ल है और सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इसका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा, हमने कहा था एक लगभग क्राइटेरिया दिया था, उस लगभग में हमने कहा था जो द्विप्रयोजनी नस्लें होती हैं उनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है कितना होता है अभी? 1000 से 1500, 1000 से 1500 लीटर प्रति व्यात क्या होता है? इनका दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है। अब दूध में वसा की बात करें, दूध में वसा, दूध में वसा की बात करते हैं तो दूध में जो वसा होती है वो कितने प्रतिशत होती है भाई? 3.5 से 4.5% क्या होती है? दूध में वसा होती है। तो ये सब क्या है? इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। कितना इसका दुग्ध उत्पादन होता है, प्रति व्यात कितना दूध होता है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांकरेज नस्ल। चलिए नेक्स्ट नस्ल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आती है कांकरेज। देखिए नेक्स्ट द्विपयोजनी नस्लों में हम आज देखते हैं कांकरेज नस्ल। तो कांकरेज नस्ल की जो उत्पत्ति है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। इसका जो ओरिजिन क्षेत्र है, ओरिजिन क्षेत्र वो कहाँ का माना गया भी? कच्छ का रण, गुजरात। कच्छ का रण कहाँ है भी? गुजरात। कच्छ का रण गुजरात, या हम कह सकते हैं तालुका, तालुका गुजरात। यहाँ से इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है किसका? कांकरेज नस्ल का। ठीक है। उपनाम में हम बात करें कि कांकरेज को अदरवाइज किन किन नामों से जाना जाता है भाई? उपनाम या किन किन नामों से इसे बोला जाता है? इसे सांचौरी भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है इसे? सांचौरी। इसे सांचौरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। या इसके अलावा वांगड़, वागड़ या वागड़िया, वागड़िया, वागड़िया आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। तो ये तो क्या हो गया? इसका कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र हो गया, इसके उपनाम हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। क्या क्या इसकी विशेषताएं अभी? विशेषताएं देखिए, विशेषताओं में सबसे मुख्य इसकी विशेषता आती है कि भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। भारत की सबसे भारी नस्ल कौन सी है भाई? कांकरेज। यानी कि जो नॉर्मली जो गाय का वेट होता है 400 से 500 केजी, इसका 600 केजी बॉडी वेट इसका मिलता है। या फिर हम बात करें विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो विश्व में सबसे भारी नस्ल में नाम आता है कौन सा? HF का, या हम कहें होल्स्टीन, होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। ये विश्व की सबसे भारी गाय है। ठीक है। जिसके यदि हम वेट की हम बात करें, वेट कितना होता है इसका? 900 से 1000 किलो, या हम कह सकते हैं 9 से 10 क्विंटल। इसमें क्या होता है? वजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट विशेषता की हम बात करते हैं, सबसे भारी होगी। नेक्स्ट आती है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सुपरवाइजर एग्जाम 2016 में कि सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो क्या आएगा भाई? कांकरेज नस्ल को, या कांकरेज नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल किसे कहेंगे हम? देखिए, गाय होती हैं अपनी नॉर्मल अवस्था में चलती हैं, जब भी चलती हैं उनका जो ऊपर का जो शरीर है, चारों पांवों से जैसे ही ऊपर, तो जो शरीर है वो हिलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जो कांकरेज नस्ल जैसे ही चलती है तो जैसे चारों जो पांव होते हैं, पांव छोटे होने के कारण, छोटे कद की होने के कारण ये क्या होता है? ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी हिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। जैसे कि ऊपर का जो हिस्सा है ऐसा नजर आता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गाय चल तो रही है लेकिन उसका जो शरीर है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। ठीक है। या फिर हम कहें सवा कदम लेकर ये चलती हैं, इसी कारण से इसे सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध माना गया। ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। नेक्स्ट विशेषता में हम बात करते हैं, यह है भारत की प्राचीन नस्ल है। कैसे भी? भारत की
सबसे प्राचीन नस्ल। ठीक है, तो ये विशेषताएं होगी। और विशेषताओं की हम बात करते हैं। गर्मियों के मौसम में, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में अत्यधिक सहनशील नस्ल, गर्मियों के मौसम में अत्यधिक जो सहनशील नस्ल होती है, कौन सी होती है भी? कॉकरेज होती है। आप देखते हैं इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है भी? मिल्क प्रोडक्शन 1500 से 1800 लीटर प्रति व्याध। इसका क्या होता है? दुग्ध उत्पादन होता है इसका, कांकरेज नस्ल का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमने बात कर ली कांकरेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाती नस्ल के बारे में। कौन सी नस्ल आती है नेक्स्ट हमारी? मेवाती नस्ल। देखिए, मेवात नस्ल की जो उत्पत्ति है किस क्षेत्र से मानी गई है? मेवात क्षेत्र से। और मेवात क्षेत्र कौन सा है भाई? राजस्थान का मेवात क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? अलवर और भरतपुर को। तो हम इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ से मानेंगे भाई? इसका जो ओरिजिन क्षेत्र है वो कहाँ से है? अलवर और भरतपुर से इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। उपनाम की हम बात करें मेवाती का, उपनाम, उपनाम में से कोसी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? कोसी। कोसी किस लिए कहा जाता है भाई? कोसी की हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं गुड़गांव, कहां पड़ता है भाई? दिल्ली में। गुड़गांव से लेकर मथुरा, इसका जो बीच वाला क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र को कोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कोसी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में पाए जाने के कारण से ही इसका नाम क्या पड़ गया भाई? कोसी। उपनाम में से क्या कहा जाता है भाई? कोसी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी हम जैसे बात करें, इसके अलावा इसकी जो क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे जो मेवाती जो नस्ल होती है 3 नस्लों के संकरण से बनी है। कौन कौन सी 3 नस्लें हैं जिनके क्रॉस से मेवाती नस्ल का निर्माण हुआ है? तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। क्या है? गिराना। क्या है भी? गिराना। ये क्या है? ट्रिक बनाई है इसके लिए। तो गिर, राठी और नागौरी, इन तीनों नस्लों के संकरण से कौन सी नस्ल का निर्माण हुआ है? मेवाती नस्ल का। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी, उत्पत्ति क्षेत्र और उपनाम। तो ये थी आज की हमारी कुछ मुख्य नस्लें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सभी नस्लें हैं उनको भी थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वापस से हम ट्रिक पर चलते हैं। कि दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों के लिए हमने ट्रिक बनाई थी। ट्रिक क्या है भाई? हरि कृष्णा के गांव में थारा, शिरडी मंदिर का आयोजन। ठीक है, तो हरि से हमने लिया था हरियाणा, कैसे हमने लिया था? कृष्णा वैली। ठीक है, गांवलाव मेवाती, थार पारकर, राठ,
सीरी, डेसी, डांगी, कैसे, कांकरेज, ऐसे, अंगोल और नैसे, निमारी। ये सभी नस्लें कैसी थी भी? दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें या द्विप्रयोजनी नस्लें। इसमें हमने सबसे पहले देखा था हरियाणा नस्ल। हरियाणा नस्ल की उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ से माना गया भी? रोहतक, हरियाणा से। ठीक है। उसके बाद में कृष्णा वैली। कृष्णा वैली कहाँ की है भी? कर्नाटका की है। यहाँ पर हम लिखते चलते हैं कृष्णा वैली। कृष्णा वैली कहाँ की है? कर्नाटका की। यानी कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है, ओरिजिन कहाँ का है भी? कर्नाटका का है। गांव लाव की बात करते हैं हम। नेक्स्ट गांव लाव, और दूसरी हम बात करते हैं डांगी कि जो दोनों नस्लें कहाँ की? महाराष्ट्र और एमपी। एमपी व महाराष्ट्र। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है, मेवाती नस्ल, मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर से। थार पारकर की हम बात करें, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। राठ नस्ल, तो राठ कहाँ की है? अलवर। कहाँ की है? अलवर क्षेत्र से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरी। सीरी नस्ल कहाँ की है? सिक्किम या पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कांकरेज। कांकरेज कहाँ की है? कच्छीकरण, गुजरात। अंगोल, अंगोल कहाँ की है? अंगोल आंध्र प्रदेश। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और निमारी कहाँ की है? एमपी की। कहाँ की है निमारी? एमपी की। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें, नंगोल की बात करें, इसे नेल्लोर भी कहा जाता है। इसके जो बुल होते हैं फाइटिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की आज ड्यूअल पर्पज ब्रीड के बारे में, द्विप्रयोजनी नस्लों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉट ब्रीड के बारे में, भारवाहक नस्लों के लिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वार्ड में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।